औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से हैं। दिस इज एक्सप्रेसो, अ ब्रांड न्यू एपिसोड एंड आई एम इमरान हसन और मैं हूँ हिना आदिल। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और आपका कल का दिन भरपूर गुजरा होगा। मौसम आजकल अच्छा चल रहा है तमाम शहरों में, मुल्क भर में, क्योंकि मानसून की जो बारिशें हैं वो जा रही हैं, तो उसके साथ साथ फिर मूड भी अच्छा हो जाता है मेरे ख्याल से। अगर बारिश हो जाए तो हाँ। अगर बारिश हो जाए तो इस मौसम की सबसे अच्छी बात यह है कि बारिश हो जाती है, आते जाते पता नहीं चलता, लेकिन यही इसकी बुरी बात भी है कि पूरा बारिश आएगी, बादल आएंगे, मूड बनाएंगे और फिर गायब हो जाएंगे और फिर आप देखते रहेंगे कि यार बारिश किधर गई। लेकिन कल वैसे पिंडी में ऐसा नहीं हुआ। और वैसे एक और भी बात है कि जब बारिश का आप कहते हो ना कि आज नहीं होनी, तो उस दिन हो जाती है। उस दिन हो जाती है। मैंने कल यही सोचा था कि आज तो बहुत तेज धूप है, आज कोई चक्कर नहीं है। आपको पता है ये कहाँ के मनाजिर हैं? ये जो आप देख रहे हैं ये रावलपिंडी के मनाजिर हैं और ये अभी कम पानी है जो हम दिखा रहे हैं। सारी बातें जो हम रिकॉर्ड कर पाए वही है हमारे पास, लेकिन बहुत ज्यादा पानी है भाई। नाला लई में तो आज नाला लई तो बिफर गया, हमें पता चला है। सुबह सवेरे रावलपिंडी है, इस्लामाबाद है। अब इस्लामाबाद में पानी रुकता नहीं, लेकिन ये नाला लई के मनाजिर है, ये मैं आपको बता सकता हूँ। और देखिए लोग यहाँ पे रुक के देख रहे हैं। तो गयानी है यहाँ पे इस वक्त नाला लई के अंदर मुतादिद जो इसके नशेबी इलाके हैं, जिसमें बहुत बड़ा इलाका आता है, अंदरून पिंडी सारे चूंकि बिल्कुल वस्त में से गुजरता है पिंडी के, तो वहाँ पे काफ़ी हद तक पानी है, इलाके ज़ेरे आब हैं। फ्लड सायरन्स बजा दिए गए और जो फ्लड कंट्रोल रूम है उसने आबादियों के लिए इनखला का भी अलर्ट जारी किया है। तो ये तो मैंने आपको पिंडी की सूरत हाल बता दी है, जो बहुत कोई हौसला अफजा नहीं है। अल्लाह करे कोई जानी नुकसान ना हो, माली ना हो। हम आपको वैसे आगाह रखेंगे। ये आप देख सकते हैं पानी बहुत बड़ी मिकदार में खड़ा है बिल्कुल। और अगर लाहौर की बात करें तो जनाब लाहौर समेत कई शहरों में जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, बादलों का राज है, मौसम खुशगवार है और महकमा मौसमियात ने पंजाब समेत मुल्क भर में बारिश की पेशगोई की है। महकमा मौसमियात ने की है, मैं बिल्कुल आपको नहीं बता रही कि बारिश होनी है। मुझ पे ना तो डरी की है ना, आप कह दिया करें, कोई बात मेरी पेशगोई हमेशा से देखिए बंदा बशर है, इंसान है ना, ज्यादा से ज्यादा पेशगोई ठीक नहीं होगी। देखिए व्यूअर्स डर गई है ना, आपने इतना इनको तंग किया या बताती नहीं है मौसम। नहीं, आप बताया करें, मैं आपके साथ हूँ। ठीक है, आज बारिश का इम्कान है जनाब, देखते हैं होती है या नहीं। वैसे इस वक्त जब आपसे बात करें तो बाहर धूप है, इतनी कोई वो नहीं है सूरत हाल, लेकिन अल्लाह करे हो जाए, चूंकि इम्कान मौजूद है। और आजकल एक ये भी मसला है ना, हम लाहौर और कराची जैसे शहरों को प्रिडिक्ट इसलिए भी नहीं कर सकते, शहर इतने बड़े हैं कि एक तरफ बारिश होती है और दूसरी तरफ तेज धूप होती है, तो ये भी एक मसला होता है। बहरहाल जो भी हो खैर की हो, हम हमेशा यही दुआ करते हैं। और ये जो मुख्तलिफ नशेबी इलाके हैं यहाँ पे खास तौर पे मेरी गुजारिश है आपसे कि आप अपने बच्चों को इस खड़े पानी से दूर रखिए और जो बिजली के स्विचेस वगैरह हैं उनको ऑफ रखिए, क्योंकि इस मौके पे ये जो करंट लगने के वाक़यात हैं बहुत ज़्यादा होते हैं। और चूँकि सावन का भी सीज़न एक किस्म का चल रहा है, तो इसमें ये जो कीड़े मकोड़े होते हैं इनका भी थोड़ा खतरा रहता है, तो इसलिए आप ज़रा एहतियात कीजिए। खैर रखें, आगे बढ़े। और इससे पहले कि हम अपनी बड़ी खबर पे जाएं, हम बेस्ट ऑफ लक ज़रूर कहना चाहते हैं। वैसे हमने एक पूरा आगे सेगमेंट प्लान किया हुआ अरशद नदीम भाई के लिए, हमारे दिल के बहुत करीब हैं, चूँकि इस वक्त एक वाहिद आदमी है जो पाकिस्तान का झंडा दुनिया के 200 ममालिक में उठाए हुए ओलंपिक्स के अंदर। उनका मुकाबला है जी, आज हमने उस पर डिस्कस करना है। रात 11:25 पे आज उनका मुकाबला होना है और ये उनके शायान शान है कि मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में उन्हें बेस्ट ऑफ लक विश करें। आगे जाके हम इन डिटेल्स इस पे भी बात करेंगे, सो ये भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा रहेगा। जनाब अब बड़ी खबर शामिल करते हैं। तो गुज़िश्ता रोज़ अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस समात के दौरान सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू हुई बानी पीटीआई की। उन्होंने कहा कि 9 मई वाक़यात में अगर पीटीआई ओहदेदार मुलव्वस हुए तो माफ़ी मांग लूँगा, मुलव्वस अफराद को कड़ी से कड़ी सजा भी दिलवाऊंगा, उन्हें पार्टी से भी निकाल दूंगा, मगर सीसीटीवी फुटेजेस सामने लाई जाएं। बानी पीटीआई ने बताया उन्हें गिरफ्तारी के वक्त रेंजर्स ने घसीटा। क्या पाकिस्तान और आलमी सतह पर मकबूल तरीन शख्स की कोई इज्जत नहीं? क्या आपको मुझसे माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए? यानी मशरूत माफ़ी मांगने का ऐलान भी कर रहे हैं और ख़ुद भी कह रहे हैं मुझसे भी माफ़ी मांगी जाए। बानी पीटीआई ने ज़मान पार्क लाहौर में ऑपरेशन के दौरान पेट्रोल बम फेंके जाने का एतराफ़ भी कर लिया और कहा कि पेट्रोल बम हमारे लोगों ने ज़मान पार्क में इस्तेमाल किए थे और कहीं नहीं। सहाफ़ी ने फिर सवाल किया कि पीटीआई रावलपिंडी के कुछ मकामी ओहदेदार जो हैं वो पेट्रोल बम हसास इमारतों पर फेंक रहे थे, जिस पर उन्होंने ये जवाब दिया कि अगर कोई तंजीमी ओहदेदार हसास इमारतों पर पेट्रोल बम फेंकने में मुलव्वस है तो उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। इस हवाले से जो उनकी बहन है अलीमा खान अडियाला जेल के बाहर, उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि माफ़ी आप मांगे, आपने हमारे लोगों पर जुल्म किया है, लेकिन अगर हमारा कोई भी बंदा तंसीबात जलाते हुए नजर आया तो माफ़ी मैं मांगूंगा, ऐसा बानी पीटीआई का कहना है। कहा कि जो सीसीटीवी फुटेज है इन्हीं के पास है, ये ले आए। उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा है कि अगर आप हमें सीसी फुटेज दिखा दें और अगर कोई भी
हमारा पीटीआई का बंदा या कोई मेंबर अटैक कर रहा है किसी भी तंजीबात पे, हम उसको पार्टी से बाहर करेंगे और आप लोग उसको सख्त से सख्त सजा दे दें। और अगर हमारा कोई बंदा हुआ जिसने ये जलाया है तो मैं आपसे माफी मांगूंगा। अब बात पहले आप पे है, माफी नहीं मांगूंगा से अब आप माफी मांगे तब मैं मांगूंगा, ऐसा सिलसिला चल रहा है। लेकिन एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है ये। अगर ये मशरूत माफी का भी ऐलान है तो एक बड़ी डेवलपमेंट है। और अब जिम्मेदारी एस्टेब्लिशमेंट पे भी है कि अब वो प्रूफ करें उन फुटेजेस के साथ जिनका जिक्र वो कर रहे हैं। और आई बिलीव कि वो ज्यादा मुश्किल नहीं होगा क्योंकि इतनी ज्यादा फुटेजेस मौजूद हैं। हाँ, अलबत्ता ये कि उन फुटेजेस को देख के कोई और लॉजिक ना बना ली जाए तो अलग बात है, लेकिन फुटेजेस तो बहुत ज्यादा हैं। वॉइस रिकॉर्ड्स ऑलरेडी हमें पता है, हम सुन चुके हैं, देख चुके हैं। खैर जनाब, उधर तहरीक इंसाफ ने एक और काम किया है, वो इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल है जिसके बारे में हमने कल आपसे बात की थी, आपको बताया था। उसे कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। बैरिस्टर गौहर साहब ने आर्टिकल 184(3) की एक दरखास्त दायर की है और इसमें यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि ये जो इलेक्शन तरमीमी एक्ट है ये गैर आइनी है और गैर कानूनी है। तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों की फहरिस्तें इलेक्शन कमीशन में जमा ऑलरेडी करा चुकी है। 12 जुलाई के फैसले के बाद अब जो मखसूस नशिस्तें हैं ये PTI का हक हैं। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन है और वो 12 जुलाई के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है और मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नजरसानी अपील सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी है और मौक़िफ़ अपना सामने रख दिया है कि तहरीक इंसाफ केस में इस केस पे पार्टी ही नहीं थी और फैसले में आइन और आर्टिकल्स के मुताबिक, कानून के मुताबिक जो शिक्के हैं उनको नज़रअंदाज किया गया। सारी सूरत हाल का अहाता कर लेते हैं। सुबह सुबह आपका ज़रा चाहिए पॉलिटिकल बुलेटिन आपके सामने रख देते हैं। हमारे साथ शौकत पराचा साहब हैं, सीनियर एंकर पर्सन और सहाफ़ी हैं, उनसे ज़रा बात करते हैं। भाई साहब, थैंक यू वेरी मच। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये आपके पास भी खबरें होंगी, हम ये जो मौसम की सूरत हाल बनी है, आई होप कि सब ठीक है पिंडी इस्लामाबाद में। क्या मौसम को खुशगवार कहें इस्लामाबाद लोगों की तरह या खतरनाक कहें रावलपिंडी में रहते हुए? जी बहुत शुक्रिया जी, गुड मॉर्निंग। बरसात तो अल्लाह ताला की रहमत है और दुआ करते हैं कि ये रहमत ही रहे। बारिश हुई है, बहुत तेज बारिश हुई है सुबह, और स्पेशली जब बच्चों का स्कूल का जाने का वक्त था उस वक्त बहुत तेज बारिश थी। अच्छा। और कुछ हद तक ये बच्चों का स्कूल जाना आज मुतासर हुआ है। अदरवाइज तो अब रावलपिंडी इस्लामाबाद में मैंने खुद को स्पेशल बसेस देखी हैं जो बच्चों के लिए पिंक बसेस इंट्रोड्यूस कराई गई हैं स्पेशली बच्चियों के लिए। सेक्रेटरी एजुकेशन मोयुद्दीन वानी साहब जब चीफ सेक्रेटरी GB थे तो उन्होंने वहाँ ये इंट्रोड्यूस किया था और यहाँ भी। तो बारिश तो हुई, तेज हुई बारिश, पानी बह गया क्योंकि इस्लामाबाद इज नॉट लाइक लाहौर के प्लेन एरिया। ये ताना आप हमें लाजमी दिया गया। ये सुबह बच्चों वाला स्कूल जाने वाला जो है ये मैं ज्यादा कंसर्न रहता हूँ कि बारिश इतनी उस वक्त हो रही थी कि यकीनन वो इंटरप्शन आई, अदरवाइज अभी तक इट्स नॉर्मल, अच्छी बात है। फर्क तो शौकत भाई फर्क तो सिर्फ चचा भतीजी का है। आपके पास चचा है, हमारे पास भतीजी है। अब अल्लाह करेगा एक दिन हमारे भी यहाँ से पानी पुलों के नीचे से बह जाएगा तो फिर हम भी आपको कहेंगे। लेकिन बच्चों को आपने जिक्र किया तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि बच्चे बड़े खुश होंगे क्योंकि हम बचपन में जब छुट्टी हो जाती थी चाहे वो किसी भी वजह से हो तो खुशी का आलम जो है ना वो और ही होता था। खैर चले जरा सियासत की तरफ आते हैं जी। आप सबसे पहले तो हमें ये जो माफी की बात हो रही है इस पे जरा मैं आपकी राय चाहता हूँ। ये क्या महज इस वक्त एक बॉल को स्पिन करने की कोशिश है चेयरमैन PTI की तरफ से? क्योंकि मशरूत का मतलब तो यही है, ये बात तो पहले भी कर रहे थे कि जी हम तो इसका हिस्सा नहीं है, अगर आप प्रूव कर दें तो फिर बात की बात है। तो अभी लगता है उससे मिली जुली बात है या आपको लगता है नहीं इस बार ये बड़ी डेवलपमेंट है, माफी का ही जिक्र हो रहा है? जब 9 मई हुआ था फौरन उसके बाद कहा करते थे यही लोग कि हम इसमें नहीं है, फिर कहा करते थे कि नहीं वो जो है इन्होंने खुद करवाया है। और आपको याद है DGISPR एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ी इस नुक्ते पे जब ये कहते थे कि इन्होंने खुद करवाया है। अब आ गए ना कि पेट्रोल बम हमारे लोगों ने फेंके, अब आ गए ना इस बात पर कि जी हम अगर ये है तो फिर हम माफी मांगने के लिए तैयार हैं। तो ये जब अगर का लफ्ज हट जाएगा ना और जल्द हट जाएगा तो फिर कहेंगे हम माफी मांगने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये नहीं है वजह कोई और उसमें कॉम्प्लिकेशन दो। आपने मैंने पूरी दुनिया में देखा कि कोर कमांडर हाउस को जलाया गया लाहौर में जी, ऐसी आपने और मैंने पूरी दुनिया ने देखा कि GHQ के सामने मुजाहरा किया गया और यहाँ भी कुछ बोतलें फेंकी गई, ये भी फुटेज मौजूद है, ये सामने आई हुई। आपने और मैंने देखा कि मियाँ वाली, फैसलाबाद, लाहौर असास इदारे के दफ्तर पर हमले किए गए।
अब ये किसने किए? यहाँ तक तो मान गए कि हाँ हमने अपने कारकुनों को कहा था कि गिरफ्तारी हो तो GHQ के सामने एहतजाज करना है, और कल फिर भी फरमा दिया कि कहाँ आइन में लिखा है कि GHQ के सामने या दीगर ऐसे दफातर के सामने एहतजाज करना है। यहाँ तक तो मान गए, अब रह क्या गया बाकी? ये भी पूरा हो जाएगा। जो कॉलें आई हुई हैं, कॉलें जो सामने आई हुई हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। इनके बहुत सारे लोगों के वीडियोस भी सामने आए हुए हैं। वो वीडियोस में कह रहे हैं कि जी चलें, पहुंचे जी वहां पर, आप कोर कमांडर हाउस पहुंचे लाहौर या GHQ के सामने पहुंचे, तो सारी चीजें मौजूद हैं। सिर्फ इधर था इनका कि पता नहीं हम कोई लार्जर देन स्टेट बन गए कि हम जब जाएं स्टेट को भी रुथलेसली तो पराचा साहब फिर वो हम कह लें कि वो वक्त करीब है कि जब ये वो जिन सबूतों का वो तकाजा कर रहे हैं वो उनको दिखा दिए जाएंगे और उसके बाद वो फिर माफी मांग लेंगे जल्द। आसिफ अली जरदारी साहब सदर पाकिस्तान है, एक दफा उन्होंने कहा था कि जेल जो है ना 1 साल के बाद बताती है, जो जेल में मौजूद होता है कि जेल क्या होती है। तो अब वो साल गुजर गया ना 5 अगस्त को, तो साल से ऊपर वक्त आ रहा है, तो फिर ये सारा कुछ मान लिया जाएगा। क्योंकि मैं फिर कहूंगा कि जो कुछ हुआ वो हुआ है। ये कोई नहीं कह सकता कि लाहौर कोर कमांडर घर पे अटैक नहीं हुआ या उसको जलाया नहीं गया। कल मैं वैसे एक और बात भी सुन रहा था, अमाद अजहर का था या किसका एक ट्वीट था कि जी वो लाहौर में मैनेज किया जा रहा है ये सारा कुछ, या उस वक्त मोहसिन नकवी साहब पे डाला गया कि उन्होंने मैनेज किया लाहौर में। पेशावर रेडियो पाकिस्तान तो पंजाब में नहीं था। अगर मोहसिन नकवी साहब चीफ मिनिस्टर पंजाब ये मैनेज करने का उन पे इल्जाम लगाया गया, तो रेडियो पाकिस्तान पेशावर पंजाब की ज्यूरिसडिक्शन में नहीं था। वो कैसे सारा दिन जगता गया? खुद शौकत यूसुफजई साहब PTI के हैं, बड़े अच्छे आदमी हैं, वो बाला हसार किले के बाहर पेशावर में लोगों को मना कर रहे थे। अपने ही लोग होंगे तो उनको वो मना कर रहे होंगे कि जाएं भाई, उधर मत जाएं। वो उनका क्रेडिट है, मैं ये कह रहा हूँ कि वो लोगों को मना कर रहे थे। बिल्कुल ऐसे ही। और इसके 9 मई के बाद जो तहरीक इंसाफ कहती है हमारे साथ जुल्म हुआ, उससे कतई नजर वो हुआ होगा, हम उससे कतई इनकार नहीं करते, उनका राइट भी है उसको कराएं। लेकिन 9 मई के दिन कम से कम, आपने रेडियो पाकिस्तान का नाम लिया या कोर कमांडर हाउस जिन्ना हाउस का आपने नाम लिया, या जैसे कैप्टन कर्नल शेर खान के मुजस्समे की कुछ फुटेजेस आई, आज भी देख के उनको दिल ऐसे जलता है बराचा साहब कि क्या ये वाकई हम पाकिस्तानी, हम एहतजाज जरूर करते, हम चले जाते, हम नारेबाजी करते, हम ये ना करते। रेडियो पाकिस्तान तो हम सबका था, ये इमारतें, ये शौहदा तो हम सबके थे। तो अफसोसनाक है डेफिनेटली, और वैसे ही एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सियासी लीडरशिप की। अच्छा ये बताइए कि ये जो अब आके माफी की बात हुई है, कहीं किसी किस्म की कोई कबूलियत की गारंटी की भी आपके ख्याल में बात हुई है, उसके बाद ये बात आई है या नहीं? अपने तौर पर जेल को चूंकि 1 साल हुआ है तो जेल की हिद्दत और शिद्दत इस बात पे लेके आई है कि नहीं आप बात करें, आपका इस पे क्या टेक है, ये क्या इंफॉर्मेशन है? देखें, 9 मई 2023 के बाद 7 मई 2024 को प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी पाक फौज के तर्जमान की तरफ से। फिर वजाहत कर दूं कि जो DGISPR जो स्पोक्समैन है मिलिट्री के, पाक फौज के तर्जमान, वो अपनी जात की हैसियत से नहीं बोलते। वो जो फौज का एक पर्सपेक्टिव होता है, एक सोच होता है, एक उनका जो एक राय है, वो उसका इजहार कर रहे होते हैं। तो उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि 9 मई के वाकयात पर माफी मांगी जाए। अब उन्होंने इन रिटर्न कोई बात नहीं की थी कि अगर ये माफी मांगी गई तो फिर जो है ना वो फौज माफ कर देगी, क्योंकि फिर मुल्क के कवानीन का क्या होगा। जो जराइम उन स्पेसिफिक, मसलन 1952 मिलिट्री एक्ट है, उसके तहत फौजी तनसीबात पर हमला करना बहुत हीनियस क्राइम है। तो जब पर्चे उन कवानीन के तहत काटे गए तो फिर उनका क्या होगा। और कल एक और भी ट्वीट पंजाब की चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज शरीफ साहिबा का चल रहा है, और उस पर बड़ी PTI तनकीद भी कर रही है। वो कह रही हैं कि माफी गलती की होती है, जुर्म किया जाए तो उसकी सजा होती है। और चूंकि ये हमारे जो मुल्क के लॉज हैं, मैंने 1952 मिलिट्री एक्ट की बात कर दी आपसे, उसमें कुछ अमेंडमेंट्स भी आई थी। सीक्रेट एक्ट की बात भी, उसमें भी अमेंडमेंट्स आई थी, लेकिन ये इंसाइटमेंट टू वायलेंस और
कमीशन ऑफ वायलेंस जो है ये तो हमारे मुल्क के कवानीन की खिलाफ वर्जी। और आपको याद होगा उन्हीं दिनों में 9 मई के बाद आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर सैयद गए थे पेशावर और 4 वर्ड उन्होंने यूज किए थे कि उसमें प्लानर, उसमें फाइनेंसर, उसमें अबैटर एंड एग्जीक्यूशनर। अब ये सारी चीजें जो हैं, हु इज द प्लानर, क्या जो कॉल करके कह रहा है, हु इज द प्लानर जो अपने वर्कर को मैसेज दे रहा है कि अगर मुझे गिरफ्तार किया गया तो आप फना जगह जाकर एहतजाज करें। देखे ना कितना जुल्म है कि आप कह रहे हैं कि हमने नहीं किया, फिर आप कहते हैं कि GHQ के सामने एहतजाज करना आइन में कहाँ खिलाफ वर्जी लिखा हुआ है। फिर तो आप कल कह देंगे कि कोर कमांडर के घर को जलाना आइन में कहाँ लिखा है कि आइन की खिलाफ वर्जी है। फिर आप कह देंगे रेडियो पाकिस्तान की इमारत को 1940 की बिल्डिंग थी, आप फिर कह देंगे कि हमारा हक था उसको जलाना। तो सूनर द सैनिटी प्रिवेल द बेटर इट इज। सही है। अच्छा पराचा साहब, इसके साथ साथ तो ये भी कहा उन्होंने कहा कि वो बांग्लादेश में हसीना वाजिद वाक़े के बाद में लग रहा है कि मुल्क में भी कुछ बड़ा होने जा रहा है, लेकिन मैं कुछ नहीं बोलूँगा इसके ऊपर। कहाँ क्या इशारा करना चाह रहे थे या क्या कहना चाह रहे थे बानी PTI? मैं भी चाह रहा हूं कि मैं कुछ ना बोलूं इस पे। इमरान हसन साहब अभी 1 महीना पहले तो, चंद हफ्ते पहले तो जनाब वो शेख मुजीब के जो ट्वीट्स आ रहे थे, शेख मुजीब सबसे बड़ा मुहिब्बे वतन आ रहा था। शेख मुजीब के बारे में कहा जा रहा था कि गद्दार हो नहीं, गद्दार जनरल याहिया खान है। ये अभी चंद हफ्तों की बात है और अचानक ऐसा क्या हुआ कि आज शेख मुजीब के जिन्होंने मुजस्मे गिराए, शेख मुजीब को जिन्होंने तार कर दिया, शेख हसीना वाजिद को मुल्क से फरार होना पड़ गया और अवामी लीग जो अभी इस वक्त जो नाम लेवा भी रह गया अवामी लीग का वहाँ बांग्लादेश में, उनके घरों पे भी अटैक किए जा रहे हैं। बहुत सारे वुज़रा जो हैं वो गिरफ्तार हुए एयरपोर्ट से भागते हुए। आज वो फिर किस साइड पे चले गए? कल जो आपके हीरो थे चंद हफ्ते के बाद, आज फिर वो उसके जवाब में कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वो हुमूदुर रहमान कमीशन की फाइंडिंग्स थी, मेरी नहीं थी। इसका भी जवाब दिया नहीं। आपने ऑन किया ना, आपने वो ट्वीट किया, आपने वो फोटोज देखे ना। मैं कह दूं कि फला ये कह रहा है तो क्या फिर मैं उसको ऑन किए बगैर मैं उसकी तारीफ शुरू, भाई मैं पहले ओनरशिप दूंगा उस चीज को तो फिर मैं उसको उसकी तारीफ करूंगा, उसको आइडियलाइज करूंगा। हसीना वाजिद इज relic ऑफ द पास्ट लाइक हर फादर। शेख मुजीबुर रहमान एंड हसीना वाजिद दे आर नो मोर रेलेवेंट टुडे। लेकिन उनको 1 महीना पहले उनकी तारीफ करने वाले आज तारीफ की किस जानिब खड़े हैं? पहले वो ट्वीट अपनी जगह बाय द वे मौजूद है, वो ट्वीट भी मौजूद है और मुखालिफिन के बारे में आज आप कह रहे हैं कि वो बहुत अच्छा काम। और मेरे ख्याल में तो इसमें तहरीक इंसाफ के लिए बड़ा लेसन है कि हाउ योर पॉपुलैरिटी टर्न्स इनटू योर एक ऐसे सेंटिमेंट के अंदर जो आपको बड़ा नुकसान पहुंचाता है बाद में। शेख हसीना ने का जब सिलसिला शुरू हुआ था तो एक टाइम पे बड़ा उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज को उनके गीत भी गाए गए और फिर उसके बाद आप देखिए कि अब वो कहाँ रिजल्ट हो रहा है। अच्छा दूसरी जानिब जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ कहते हैं कि रेंजर्स ने मुझे घसीटा, उनको मुझसे माफ़ी मांगनी चाहिए। मैं माफ़ी के पर्सपेक्टिव से तो बात नहीं करूंगा, वो तो कोर्ट्स उसको फैसला कर सकते हैं या इदारे कर सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को अरेस्ट किया गया, हमने उस टाइम भी कहा था कि मेरे ख्याल में इसकी जरूरत ऐसा सच नहीं थी। कोई इस तरह का क्रिमिनल, कोई टेररिज्म का केस तो था नहीं, या वो को भाग तो रहे नहीं थे, कोर्ट के अंदर थे, तो मेरे ख्याल में इट कुड बी हैंडल्ड इन अ बेटर वे। ऐसा लगता था उस वक्त जो ऑप्टिक्स सामने आए थे, लेकिन इदारों का एक अपना मूड होता है बात करने का और काम करने का। जब हमारे मुल्क में प्राइम मिनिस्टर्स को पकड़ा जाता है तो फिर जाके प्राइम मिनिस्टर हाउस से भी पकड़ा जाता है, नवाज शरीफ साहब के केस में। तो उनकी इस बयान पे आप क्या कहेंगे कि रेंजर्स ने मिस हैंडल किया, मैन हैंडल किया? मुझे देखें, इन प्रिंसिपल, एज अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल, तो अगर कोई कैप्टिव है, कोई कैदी है या कोई कन्विक्ट है और इन दैट केस ये एक्यूज थे उस वक्त, अभी तो अदालत ने इनको कन्विक्ट नहीं किया था जो बाद में कन्विक्शन हुई, कोई भी हो, ह्यूमन डिग्निटी हमारा मजहब भी कहते हैं और हमारा आइन भी ह्यूमन डिग्निटी को प्रायोरिटाइज करता है। प्रैक्टिस में एक ऐसी सिचुएशन जिसमें आपको याद है जब ये पेश भी आते थे तो हजारों लोग इस्लामाबाद आ जाते थे, पंजाब से 7 आते थे और बड़े फख्र से कहते थे कि
इतने हजार लोग हमारा वहाँ इस्तकबाल करेंगे। उस दिन बाहर लोग थे, उस दिन कोर्ट में नहीं थे। मैं जरूर ये ऑन दी रिकॉर्ड कहना चाह रहा हूँ। लेकिन जब लॉ एनफोर्समेंट एक्ट कर रही होती है तो उनको बहुत सारी चीजों का खतरा होता है, वो प्रॉम्प्टली अपना काम करते हैं। और ये आए तो उस दिन आपको याद है इनके टांग पे प्लास्टर चढ़ी हुई थी और ये चेयर पे व्हीलचेयर पे आए और फिर रेंजर्स के साथ चल कर गए। तो उन दिनों में तो एक अजीब सा बना था कि ये डॉक्टर हैं, रेंजर्स नहीं है जो एक व्हील चेयर पे बैठे पेशेंट को चला कर साथ लेके गए। लेकिन जो प्रेशर होता है टाइमिंग्स का, जो प्रेशर होता है अनफोर्सिएबल सर्कमस्टेंसेस का, लॉ एनफोर्समेंट की हमेशा कोशिश होती है कि प्रॉम्प्टली जल्दी जल्दी अपना काम करें और एक्यूज को लेके चले जाए। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि ह्यूमन डिग्निटी हमारा रिलीजन भी कहता है, कैदियों के कुछ हकूक हमारे आइन में है तो हमारे मजहब ने भी बताए हैं। लेकिन जो प्रैक्टिस होती है, आप अपने मुखालफिन के बारे में अमेरिका में कहें कि मैं जाकर एयर कंडीशन में उतार दूंगा, मैं नहीं कहना चाहिए, नहीं कहना, उस वक्त भी नहीं कहना चाहिए। और ठीक है, मिलनी चाहिए, राइट। तो आप अपने भी कुछ बारे में सोचें, कुछ अपनी अदाओं पे भी गौर करें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद रहे। हमने कोशिश की है सारे पर्सपेक्टिव पे, हम एक एंगल रह गया वैसे, चूंकि उस पर बहुत बात हो रही है तो जरा हमने उसको टच नहीं किया। लेकिन चले हम आने वाले नशिस्तों में, आने वाले वक्त में इस पर भी बात करते रहेंगे। फिर वक्त एक ब्रेक लीजिए और ब्रेक के बाद आइए बाकी लाइनअप को लेकर चलते हैं आपके साथ। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जनाब। अब आपकी मुलाकात हमने करानी है एक्सप्रेसो हीरो से, जो कि हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। ऐसी बहादुर और बाहिम्मत खातून है जिन्होंने 8051 मीटर बुलंद दुनिया की 12वीं बुलंद तरीन चोटी ब्रॉड पीक पर पाकिस्तानी परचम लहराया है। जनाब अनम उज़ैर ये एजाज़ हासिल करने वाली दूसरी पाकिस्तानी खातून है और इससे कबल अनम अपने खावंद के हमरा नेपाल में मनासलो चोटी भी सर कर चुकी हैं, जो कि दुनिया की 8वीं बुलंद तरीन चोटी है। अनम और उनके जो हस्बैंड है गुज़िश्ता 10 साल से इकट्ठे क्लाइंबिंग कर रहे हैं। मजीद अनम उज़ैर कौन सी बुलंद तरीन चोटी पर पाकिस्तान का परचम लहराने का इरादा रखती हैं, उन्हीं से जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं, पहले भी हमारे इसमें आ चुकी है। वेलकम बैक आपको कहेंगे, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। हाउ टफ इट वाज टू समिट ब्रॉड पीक? इट वाज वेरी टफ, वेरी टफ। जितना ब्रॉड पीक आसानी से हम बोल देते हैं और हमें लग रहा होता है कि बाकी जो माउंटेन्स हैं आउट ऑफ 14 पीक्स हैं, 1000 माउंटेन्स हैं, उसमें जो है ना K2 एवरेस्ट सबका टेरर बहुत ज़्यादा है। और ये एक ऐसा माउंटेन है जो वो छुपा रुस्तम नहीं होता। मुझे ऐसा फील हुआ कि ब्रॉड पीक डजंट डिफाइंस व्हाट ब्रॉड पीक इज। आप ये कह रही हैं कि इट इज टफर देन मे बी माउंट एवरेस्ट इन K2 समहाउ? मुझे बिकॉज यू नो इसकी जो टफ पार्ट है वो आ रहा है व्हेन यू आर गोइंग फॉर समिट पुश एट द टॉप। वहां पे अगर टेक्निकल चीजें और उस तरह से आ रहे तो आई वुड से कि इट वाज। अगर मैं कहूं कि थोड़ा सा फर्दर और टेक्निकली हमें एक्सप्लेन करें कि क्या चीज़ है, क्या वेदर कंडीशन या उसका जो टेरेन है या ट्रैक है, क्या टफ है या क्या ज़्यादा टेक्निकली मुश्किल है? वेदर कंडीशन तो अगर मैं इस साल की बात करूं तो वो किसी भी पहाड़ की बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल थी। सही है। जैसे हम इस पे समिट पुश हमें लग रहा था कि एक बहुत परफेक्ट वेदर विंडो हमें मिल रहा है 16 to 18 का। तो जब हम 16 को ऊपर जा रहे हैं और नीचे अगर वो सनी शो कर रहा है कि 0 विंड है, हम ऊपर जा रहे हैं, ऊपर ब्लिज़र्ड आ रहे हैं, ऊपर मौसम इतना ख़राब है, बर्फ़ ही बर्फ़ है और वो इतनी बर्फ़ पड़ी है कि बार बार उसको टेरेन बनाना, उसको ब्रेक करके वो जाना, वो इतना बर्फ़ में है। तो वो इट वाज गेटिंग वेरी वेरी डिफिकल्ट। समटाइम्स यानी कि फोरकास्ट जो है वो 360 चेंज हो सकती है। एग्जैक्टली इस साल यही हो रहा था। अब हमें दोबारा एक और समिट विंडो, अब अगले 2 दिन क्लियर दिखा रहा है, दूसरे दिन ऊपर जाते हैं तो वो बहुत मौसम खराब है। वो इट वाज टोटली ऑपोजिट। और फिर और फिर इसमें दूसरी चीज ये आ जाती है कि इसका समिट पुश है 16 घंटे का। तो वो 16 आवर्स आपने जाने। अब उन 16 आवर्स में अगर तो कोई टेक्निकल पोर्शन है, अगर वो पहले छोटे कैंप्स में कैंप 2, कैंप 3, कैंप 4 वहाँ तक हो जाए तो ठीक है। लेकिन ये समिट के करीब, समिट से पहले बहुत सारे समिट्स आते हैं इसमें, रॉकी समिट्स आते हैं और उन रॉकी समिट में एग्जैक्टली इस तरह वो है। और उसमें ये अगर रस्सी है तो एक पाँव रख के साइड से दूसरा पाँव ऐसे करके उठाना है और उसको ऐसे ट्रेवर्स करके जाना है। फिर एक वी आता है, उसमें आप इधर गिरे तो पाकिस्तान की साइड पे गिरे, इधर गिरे तो चाइना में गिर गए। अच्छा। तो इस तरह इट वाज
काइंड ऑफ टफ। और अगर थोड़ा सा गलत गिरे तो फिर जन्नत में ही ना पाकिस्तान में इन एनी केस पाकिस्तान और चाइना वो जन्नत ही अगर पहुंचाएगा। कंपेयर करें मनासलो और ब्रॉड पीक दोनों आपने सर कर लिया माशाल्लाह से, तो टफ फिर आप कह रही हैं कि यही वाला ऑफ एक्सपीरियंस कोर्स इट वाज द टफेस्ट, ज्यादा चैलेंजिंग भी यही रहा। बहुत ज्यादा, बहुत अच्छा, ज्यादा। अभी ये भी पता चला है कि आप K2 सर करते करते फिर आप ब्रॉड पीक पे चली गई, ये क्या हुआ? आपने क्यों यू टर्न ले लिया? माइंड बदल गया, हालात बदल गए, क्या हुआ? ऐसा क्या हुआ? हाँ जी, हालात बदल गए, क्या सब हुआ? बदल जरा बताइए। गए, जज्बात बदल गए। I was the team leader there और जो K2 का एक्सपीडिशन K2 expedition, K2 Okay. women expedition, I was the team leader there. ओके, इस पे मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगी, considering it was a women expedition, it was women empowerment thing. बैक बाय पाकिस्तान आर्मी। Yeah, backed by Pakistan Army. I would say we women are, you know, इतने strong हैं, we are this much strong that we can, if it comes to our self-respect or anything, we can step back even from K2. And if it comes to our strength, तो हम ब्रॉड पीक जैसा पहाड़, being blind, snow blind and without oxygen, वो भी करके आ हम सकते ये हैं। समझें कि आपके साथ उस एक्सपीडिशन में कुछ अच्छा नहीं हुआ, जिसकी वजह से यू थॉट टू स्विच योर एक्सपीडिशन, और फिर आपने उस जज्बे में मौसम को नहीं देखा और आप ब्रॉड पीक सर कर गई, ऐसा हुआ? जज्बे में आसान लफ्जों में। जी, जज्बे में like you know it was all my mental strength. Broad Peak, it was all my mental strength because जब मैंने आपको बता रही हूँ 16 घंटे की जब चलना शुरू किया है, I was all alone. अगर कभी ऐसा हो जाए कि आपके गाइड की तबीयत ख़राब हो जाए या गाइड कहे, बहुत सारे ऐसे क्लाइंबर्स हैं जो कि 200 मीटर से भी वापस आ जाते हैं कि मेरा गाइड was not well, ठीक है, तो उसकी वजह से मैंने बैक ऑफ किया, हम लोग वापस आ गए। तो इन माय केस मुझे बिल्कुल लगा ही नहीं कि वापस जाने का कोई रास्ता है। अच्छा, इट वाज नेवर, यू नो, ये थॉट मेरे माइंड में आया ही नहीं, एक मर्तबा भी नहीं आया कि वापस जाने का कोई रास्ता है। स्टार्ट पे मेरे गाइड का मुझे पता चल गया, उसको वोमिटिंग स्टार्ट हो गई है एंड ही वाज नॉट वेल। उसने मुझे कहा है कि तुम जाओ। अच्छा, ये जो K2 एक्सपीडिशन है, एज पर माय इन्फॉर्मेशन, आपसे कुछ डिस्कस भी हुआ, यू वर द ओनली विमेन जो कि लोकल नहीं थी, बाहर से थी, लाहौर से थी, और आप बेसिकली आप लाहौर से ही हैं। जी, मैं लाहौर से हूँ। सो ये भी समहाउ कोई ऐसे फर्क का, डिस्क्रिमिनेशन का सामना होता है जो लोकल लोग नहीं होते, माउंटेनर्स नहीं होते, और वहाँ के जो लोकल्स हैं समहाउ दे ओन दैट होल एक्सपीडिशन एंड द माउंटेन्स, एंड इस तरह का कोई प्रॉब्लम होता है? जैसे बड़े बड़े नाम हैं, जोशी है, सरबाज हैं, ये लोग, ये होता है ऐसे? वैसे ये डिस्क्रिमिनेशन है कहीं पे? खुल के बोलिएगा। I don't know, I think intentionally और unintentionally ये चीज़ होती है। अच्छा। और to be very fair, they are very local people, they are very strong, और वो उस तरह से वहीं पे पले बड़े होते हैं और वो strong होते हैं। So somehow if someone says that they on the mountain, local people, so yes, maybe they on the mountain. This might be the issue कि आप They on the mountain. You have to get a पता turn. लगा लिया जी, थोड़ा हल्का तो सिर्फ उतना इतना ही हो सकता है। हाँ, चले। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप अपने हस्बैंड के साथ आपने जब मनासलो जो है वो चोटी सर की, कैसा दिलचस्प एक्सपीरियंस था? मतलब यूजुअली तो खवातीन सोचती हैं वेकेशन, मियाँ कह रहे होंगे यहाँ पे भी साथ आ गए, शॉपिंग पे चले जाते हैं, तो आपने क्या सोचा कि आप ये चोटी सर कर लें? और वो कितना डिफरेंट एक्सपीरियंस है? बुलंदियों पे जाके तो नहीं नोक-झोंक हो जाती जो हमेशा होती रहती है? होती है, बिल्कुल होती आपने है। ये तो नहीं ज़ाहिर को कहा था इधर क्या देख रहे हैं, सीधा ऊपर जाएं, ऊपर देख, ऐसा तो नहीं था? हाँ, तो ऐसे भी दिल करते कभी लड़ाई हो जाए कि इसको यही से धक्का दे दो, बस ठीक है, बस अब खुद जाओ, अब खुद हमारे माउंटेन पे क्या हो सकता है, अपना बैग खुद बंद कर लो, अपना बैग खुद बंद करेंगे, स्लीपिंग बैग खुद फोल्ड करेंगे, ये चीजें खुद करेंगे अगर कोई लड़ाई की या कोई इस तरह की बात की। बट टू बी ऑनेस्ट, अब अगर मैं मनासलू और ब्रॉड पीक को कंपेयर करूं तो उस टाइम पे लग रहा था कि वो बहुत मुश्किल है, मे बी दैट वाज माय फर्स्ट माउंटेन एट दैट टाइम, और वो अगर मैं अब सोचूं तो दैट वाज द बेस्ट टाइम, यू नो। अगर मैं 10-11 साल पहले की बात करूं तो हमारा हनीमून ट्रिप था वो जो फेरी मेडोज नागा पर्वत का, वहाँ से वी स्टार्टेड ऑफ।
तो अभी जब मैं मनासलू को देखती हूँ, जो लास्ट इससे पहले जो उज़ैर के साथ मेरा एक्सपीडिशन था, वो आई बिलीव ब्रॉड पीक से कंपेयर करूँ तो दैट वाज अ हनीमून ट्रिप, दैट वाज द सेकंड हनीमून ट्रिप। तो उस टाइम पे मुझे रियलाइज ज़्यादा टफ लगा आपको? ये तो बहुत टफ। अच्छा, आई ऑलवेज बिलीव जैसे इट्स नॉट जस्ट द माउंट, सॉरी, इट्स नॉट जस्ट द माउंटेन। पाकिस्तान में ओवरऑल उस तरह से भी चीज़ें हमारी सिस्टमैटिक नहीं है, तो इट बिकम्स वेरी टफ। अच्छा, आई ऑलवेज आस्क टू अ पर्सन हु समिट्स के आप हर पीक का एक, मुझे लगता है, एक मैसेज होता है, उसे लर्निंग भी कह सकते हैं, बट देयर आर सर्टेन मैसेज, यू नो, व्हेन यू समिट, व्हेन यू रीच देयर, आई थिंक दे टॉक टू यू, डू यू कम्युनिकेट विद देम, और ये वो कनेक्शन होता है जो आपको लेके जाता है, अदरवाइज व्हाई वुड यू डू दैट? आई मीन मौत को कौन वो रिस्क करेगा? तो ब्रॉड पीक ने क्या आपसे कहा, क्या बात हुई आपकी, क्या सब मैसेज दिया आपको, व्हाट वाज द फील? मुझे लगता है कि मी गोइंग ऑल अलोन देयर, और उस तरह से विद दैट मेंटल स्ट्रेंथ व्हेन आई वेंट देयर, I think Broad Peak said that you're very strong. Broad Peak just said that you're very strong. And I will keep this message with me forever. And Broad Peak पे जाते हुए जो चीज़ें मैंने फेस की, उससे पहले, उसके बाद, I will be very much vocal about each and everything, ताकि जो और कोई लड़की जाए और वो उस तरह की चीज़ें फेस करके नहीं आए जो कि मैंने फेस की हैं। और मेरा मैसेज जो है वो इट इज़ वेरी क्लियर कि अगर आपकी मेंटल स्ट्रेंथ हो और आप डिटरमिन्ड हो किसी चीज़ को करने के लिए, तो आप फिर नहीं देखते कि कौन सा पहाड़ है मेरे सामने, कौन बंदा है मेरे सामने, या किसकी मैं टीम मेंबर हूँ, या मैं क्या चीज़ हूँ, वो आप नहीं देखते, यू जस्ट डू दैट। राइट जनाब, हमारे सेगमेंट का वक्त खत्म हो गया। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। और आई होप कि आपने थोड़ा सा अपने दिल की बात की। हम चाहते हैं कि मजीद हो, लेकिन सारी बातें वक्त कम है। इंशाल्लाह किसी और नशिस्त में इन डिटेल्स बात करेंगे। ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए अगर है, जैसे कि हम कह रही हैं, और सबको मौका मिलना चाहिए, सबका इक्वल राइट है। बहरहाल इन्होंने विमेन एम्पावरमेंट को तो बहरहाल प्रूव किया है खुद को इस ब्रॉड पीक को सर करके। हम बात करते रहेंगे, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में खुशामदीद। आज से 32 साल कबल 1992 में पाकिस्तान ने आखिरी बार ओलंपिक्स में मेडल जीता, उस पोडियम पर कदम रखा जिसमें आपको गोल्ड मेडल मिलता है। ये कौमी हॉकी टीम ने किया था। बार्सिलोना ओलंपिक्स थी और नेदरलैंड्स को हमने 3 के मुकाबले में 4 गोल से हराया था पेनल्टी शूट्स के ऊपर। आज फिर से वो उम्मीद जागी है, आज फिर से वो, पता नहीं, मैं टिमटिमा तो नहीं कह रहा कि टिमटिमा रहा है, वो दिया जल रहा है, वो किरण नज़र आ रही है उम्मीद की। और पाकिस्तान आज एक बार फिर ये कर सकता है, और ये करने के लिए आज 11, 10, 12 प्लेयर्स नहीं हैं। आज सिर्फ एक आदमी है जिसके ऊपर पूरी कौम की नज़रें हैं, और ही इज़ नन अदर देन स्टार जेवलिन थ्रोअर अरशद नदीम, जो कि पेरिस ओलंपिक्स के जेवलिन मुकाबलों के फाइनल्स में आज एक्शन में दिखाई देंगे। मुकाबला उनका अपने आप से है, बिकॉज ही इज़ द बेस्ट इन साउथ एशिया। दुनिया के अंदर वो आज कैसा परफॉर्म करते हैं, कॉमनवेल्थ में प्रूव कर चुके हैं, 90 मीटर प्लस की थ्रो कर चुके हैं, और क्वालिफायर के लिए 86.59 मीटर्स की थ्रो कर चुके हैं। आई मीन इज गॉट ऑल व्हाट अ प्लेयर नीड्स टू क्वालिफाई एंड टू विन अ मेडल। लेकिन देखते हैं कि किस्मत की देवी क्या करती है। आज रात 11:25 पर अरशद पाकिस्तान के लिए खेलेंगे। अरशद नदीम ने अपने वीडियो पैगाम में कौम से दुआओं की अपील की है, उन्होंने क्या कहा, सुन लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप सबकी दुआओं से अल्लाह ताला ने मुझे बड़ी इज्जत दी है। मैंने पेरिस ओलंपिक्स 2024 के लिए फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है, तो ये सब आप सबकी दुआओं का नतीजा है। और मुझे बड़ी खुशी हो रही कि मैंने आप सबकी दुआओं से पहले ही थ्रो पे मैंने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया है। तो मज़ीद मेरे लिए दुआ करें। फाइनल 8 अगस्त को है पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक, रात को 11:25 पे। तो मज़ीद मेरे लिए दुआ करें ताकि मैं अच्छा परफॉर्म करूं और पाकिस्तान के लिए मेडल जीतूं। थैंक यू। अरशद, आपको कहने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी, हम सब दुआ गो हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह मेडल लेकर आएंगे आप। दूसरी तरफ अरशद नदीम के लिए जो हमारे क्रिकेटर्स हैं, उन्होंने भी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। अस्सलाम, उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। जैसे आपको पता है कि ओलंपिक्स में अरशद नदीम फाइनल में पहुंच चुके हैं। विश हिम गुड लक, और आप सब से भी रिक्वेस्ट है कि खूब सपोर्ट करें, दुआ करें उनके लिए कि वो फाइनल में जीतें। उम्मीद है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान का नाम रोशन ज़रूर करेंगे अरशद नदीम।
चक दे फटे। सिर्फ एक बिलीव के साथ आपने फाइनल्स में जाना है और वो ये है कि यू आर द चैंपियन। हमारी दुआएं पूरे पाकिस्तान की दुआएं अरशद नदीम के साथ है। गुड लक, पाकिस्तान जिंदाबाद। हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं और बहुत सारी दुआएं और उम्मीदें कि आप पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। हैशटैग चक दो फटे, बाबर का मैसेज फॉर अनदर चैंपियन। हमारी बहुत सारी दुआएं हैं और कोशिश तो अभी बस एंजॉय करेंगे हम, देखते हैं क्या होता है। ऑल द बेस्ट अरशद नदीम फॉर पाकिस्तान। सेगमेंट की जाने बढ़ते हैं। अरशद नदीम को दुआओं में याद रखें। सेगमेंट हमारा सफ़र है शर्त है और आज वकार मलिक साहब बता रहे हैं मखड के बारे में वंस अगेन कि मखड अगर आप जाएं तो सहर ज़दा कर देने वाली गलियाँ और मकान क्यों देखें। वैसे आप देखें ज़रा गलियाँ और मकान तो आपको पता लगे कि ये बात किस हद तक दुरुस्त है कि वो वाकई सहर ज़दा करती हैं। देखिए कदीम फन तामीर की हामिल इमारतों और छती हुई गलियों के मजमुआ शहर का नाम मखड है। मखड अपने कदीम शहरियों के ज़ौक़े जमाल का इश्तहार शहर है, लेकिन अब माजी, शानदार माजी की ये अलामतें ज़मींबोस हो रही हैं। मखड की गलियों से गुजरते हुए किसी घर के अंदर जाना और अंदर जाकर फन तामीर को देखना एक बहुत खूबसूरत और अनोखा तजुर्बा है। घरों में अब कदीम अशिया बहुत कम रह गई हैं, लेकिन इस घर में ये एक सेफ पड़ा हुआ है। इस सेफ पर इसके बनाने वाले का नाम और सन 1876 लिखा हुआ है। सेफ के अंदर कई खुफिया खाने हैं। वो भी नीचे भी सेफ का रंग रोगन 150 साल गुजरने के बाद भी कायम दायम है। फजलदाद साहब इस घर के किराएदार मकीन हैं। इनके सामने ही इनका ये घर मस्मार हो रहा है। ये एक तारीखी विरसा है एक किस्म का। आप देखें कि इसके काम देखें और इसकी अभी कंडीशन देखें। 150 साल हो गया, किसी ने इस पर तवज्जो नहीं दी है ना, तो बस ये गिर रहा है, गिरते गिरते ये ख़त्म हो जाएगा। लकड़ी का काम बहुत ज़बरदस्त है। वो जो काम करने वाले थे वो भी कोई अजीब दुनिया के आदमी थे। उनको शौक़ था कि ये जो हमने काम शुरू किया है ये कब मुकम्मल होगा। उनकी आंखें इसको देखने के लिए तरसती थी कि ये हमारे हाथों का काम होगा, हम इसको देखें कि ये हमने कैसा शाकार बनाया है। इस पर वो चित्रकारी और ये सब हाथ की व्याय, कोई मशीनी काम नहीं है इसमें लकड़ का, और इतना बारीक मेहनत से किया गया है। 150 साल के बाद भी ये देखें बिल्कुल असली लग रहा है। आपका क्या ख्याल है कि ये उस वक्त के मुतमव्वल या जिसको कहते हैं ना कोई अच्छे मालदार लोगों का घर होगा, वरना आम आदमी तो ये नहीं, आम आदमी तो अफोर्ड नहीं कर सकता ना ऐसा काम। तो ये बिल्कुल वो मालदार थे, इनके कारोबार थे। मैंने जैसे सुना है कि समरकंद, बुखारा तक ये लोग जाते थे। ये जो ऊपर आपको नजर आ रहे हैं ना, ये बरामदे के ये जो दरवाजे से ये बंद भी हो सकते थे। इसमें वो लकड़ के थे फट्टे, वो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा नीचे करते थे तो ये बंद हो जाता था ये बरामदा। तो शाकार है जी ये एक। मखड शहर से घूमते हुए जब आप गलियों में से गुजर रहे होते हैं तो तमाम मनाजिर बड़े कमाल हैं। यानी उसका आर्किटेक्चर अगर आप देखिए, अगर आप देखें कि जो उसकी महराबें हैं और जो उसकी दरवाजे हैं उनके ऊपर जो कार्विंग है, जो काम इतना सलीके से और खूबसूरत किया हुआ है। उसके बाद जब आप देखते हैं कि जितनी भी गलियां हैं वो
वो एक बड़ी सहरज़दा कर देने वाली, और एक आपको ऐसे लगता है जैसे आप बहुत ही किसी कदीम दौर में आ गए हैं, क्योंकि यहाँ पे एक बंदरगाह थी और हर बंदरगाह जो का अपना एक नाम था, जो जिस तरह की ट्रेड जिस बंदरगाह पे हुआ करती थी, तो उसी मुनासबत से आज भी वो नाम जो है वो मुस्तामिल है और उन्हीं नाम से वो बंदरगाहें और वो गलियाँ पहचानी जाती हैं। मसलन एक गली जो है वो नमक वाली गली है और एक बंदरगाह जो है वो नमक वाली बंदरगाह है, क्योंकि वहाँ से नमक जो है वो उसकी ट्रेड हुआ करती थी। इसी तरह जब आप इन गलियों में से घूमते हुए दाखिल होते हैं किसी घर के अंदर, तो यकीन जानिए कि आप हैरत ज़दा हो जाते हैं। उसकी वजह यह है कि जो अंदर का आर्किटेक्चर है और आपको वो बताता है कि कई ऐसी हवेलियां हैं जो कि माली तौर पे आसूदा लोग जो हैं वही उसको अफोर्ड कर सकते होंगे, और इस तरह की जो कारपेंटर का जो काम है, जो कार्विंग है, जो लकड़ी का खूबसूरत काम हुआ है, और जिस तरीके से वो डिज़ाइन है इमारतें, वो बहुत ही कमाल है। और ये तमाम विरसा है। लेकिन जिस तरह के जिस घर में मैं इस वक्त खड़ा हूँ, तो आप देख चुके हैं तकरीबन ये मस्मार हो चुका है। इसी तरह बहुत सारे घर जो हैं वो या तो वैसे मस्मार हो रहे हैं या उनको मस्मार किया जा रहा है और उसकी जगह पे नई बिल्डिंग्स खड़ी हो रही हैं। और वो जो तमाम कदीम खूबसूरत जो मखड है वो आहिस्ता आहिस्ता रूपोश हो रहा है, और मखड शायद कई दफ़ा रूपोश हो चुका है। उसकी वजह यह है कि आज भी जब आप मखड शहर की आबादी यानी इसकी पॉपुलेशन को जब आप कंपैरिजन करते हैं इसके कब्रिस्तानों के साथ, तो वो मैच नहीं करती, क्योंकि कब्रिस्तान कहीं ज़्यादा हैं और कहीं बड़े हैं, जबकि पॉपुलेशन उस तरह नज़र नहीं आती। इसका मतलब यह है कि कदीम दौर में यहाँ पे कहीं जंगें रही हैं या फिर बहुत सारी पॉपुलेशन जो है वो कहीं माइग्रेट करती रही है। कुछ न कुछ ऐसा ज़रूर हुआ है, और इन तमाम सवालों के जवाबात जो हैं वो हमें आर्कियोलॉजिस्ट दे सकते हैं। जब किसी कदीमी बस्ती आसार कदीमा को न बचाया जा सके, तो इतना तो कर लेना चाहिए कि इन आसार को दस्तावेज की शक्ल में अगली नस्लों के लिए महफूज किया जा सके। अगली नस्लों को विरसा में अगर हम ये आसार न भी दे सकें, तो कम अज कम उनको तहकीकी मवाद तो दे ही सकते हैं। एक्सप्रेसो आपकी मुलाकात पाकिस्तानी हीरो से करवाते हैं, जिन्होंने मलेशिया के दारुल-हुकूमत कुआलालंपुर में होने वाली हैवीवेट ताइक्वांडो चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। जनूबी वज़ीरिस्तान से इनका ताल्लुक है और मज़र महसूद ने चैंपियनशिप में मलेशिया, तुर्की और फाइनल में चाइना के प्लेयर्स को आउट क्लास करते हुए ये एजाज़ हासिल कर लिया। मज़र महसूद साउथ एशियन ताइक्वांडो चैंपियनशिप में सिल्वर और नेशनल चैंपियनशिप में 3 बार गोल्ड मेडल्स जीत चुके हैं, और बड़ी बात यह है कि वो एक निजी कंपनी में इंडस्ट्रियल इंजीनियर की जॉब भी करते हैं। मज़र आजकल थाईलैंड में होने वाली ताइक्वांडो चैंपियनशिप के लिए मौजूद हैं। मजीद मज़र से ही बात कर लें। जी हमारे साथ हैं। थैंक यू वेरी मच मज़र महसूद एंड वेलकम टू एक्सप्रेसो। हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड, और सबसे पहले आप लोगों का शुक्रिया इंटरव्यू के लिए। नहीं, आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारे पास आए, और आपका इस बात पे भी शुक्रिया कि आपने पाकिस्तान का जो नेशनल फ्लैग है उसको आपने रेज किया दुनिया के सामने। सो वी आर सो प्राउड ऑफ यू। आप अपनी जर्नी के बारे में, सर टिपिकल क्वेश्चन बट पूछना हमें पड़ता है, आप अपनी जर्नी के बारे में हमें बताइए। कहाँ से ये स्टार्ट हुई, कब से ये चल रही है और यहाँ तक कैसे पहुँची? जी, सबसे पहले तो जिस तरह आपको पता है मेरा ताल्लुक एक डिप्राइव्ड एरिया से है, जहाँ पे डिफरेंट ऑपरेशंस और वहाँ के हालात काफ़ी ख़राब थे, और वहीं से एजुकेशन मैंने हासिल की। और ताइक्वांडो की तरफ इस तरह हमारा रुझान हुआ कि मैं और मेरे जो दूसरे भाई हैं, हम बचपन में ही ना उस टाइम VCR होते थे, तो उस पर ब्रूस ली की मूवीज हमारे लिए बड़े भाई लाते थे, तो उसके बाद ना हम आपस में फाइट करते थे। अच्छा। तो उसकी वजह से उन्होंने में डाल दिया। जी, तो वहाँ पे ट्रेनिंग करने के बाद और भी शौक बढ़ता गया। फिर हम इस्माइल खान के एरिया में आ गए, वहाँ पे इंटरनेट की फैसिलिटीज थी और इस तरह बाकी फैसिलिटीज भी थे। फिर उसके बाद ग्रो करने के बाद हम नेशनल टीम में आ गए। वहाँ से फिर कॉम्पीट करने के बाद मैं और मेरा भाई हम अब इंटरनेशनल कॉम्पीट करते हैं। और अलॉन्ग विद दैट मैंने अपनी एजुकेशन भी स्पोर्ट्स बेसिस पे परस्यू की। फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी से मैंने इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट किया, और साथ ही मैं इंटरलूप्स में जॉब भी कर रहा था, साथ ये स्पोर्ट्स। तो मज़र, जिस तरह से आप बता रहे हैं इंडस्ट्रियल इंजीनियर हैं और उसके साथ साथ ताइक्वांडो कैसे मैनेज कर लेते हैं?
जी मिस, जो हमारी बेसिकली कंपनी मल्टीनेशनल कंपनी है और कॉर्पोरेट कल्चर पे बिलीव रखती है, तो उसके साथ उन्होंने हमें फैसिलिटीज भी दी है जिम्नेजियम की, और साथ फ्लेक्सिबल आवर्स भी हैं और फ्लेक्सिबल लीव्स भी हमें उसमें अकोमोडेट कर रहे होते हैं और साथ स्पॉन्सर्स भी कर रहे हैं। तो इस वजह से हमें उसके साथ ये चीज़ जो है वो इतना इशू नहीं होता। ठीक है, ठीक है। इस स्पेसिफिक कंपटीशन के हवाले से इन पर्टिकुलर खास तौर पे जिसने आपको गोल्ड मेडल जिताया, इसकी कैसी प्रिपरेशन थी और कितना प्रेशर था साइकोलॉजिकली, अगर हम बात करें इस बड़े मैच को लेकर? बड़े मैच का एक प्रेशर होता है, इसके बारे में हमें बताइए। जी ऑब्वियसली, जिस तरह आपको पता है चाइनीज और जो कोरियंस हैं और इसी तरह जापानीज, दे आर वेरी गुड इन ताइक्वांडो एंड अदर मार्शल आर्ट्स एज वेल। तो प्रेशर तो होता है, साथ प्रिपरेशन जो थी, सुबह जल्दी करना, उसके बाद जॉब 9 to 5 और फिर उसके बाद ट्रेनिंग। सो ये जो था काफी डिफिकल्ट होता है। लेकिन उसके बाद जब इवेंट्स पे हम आए तो एक तो इसमें 3000 प्लस पार्टिसिपेंट्स थे डिफरेंट कैटेगरीज में और 50 प्लस कंट्रीज पार्टिसिपेट किया था। तो प्रेशर तो 2 फाइट्स का इतना नहीं था, क्योंकि लास्ट में जो था फाइनल चाइनीज के साथ था, तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट और साथ प्रेशर भी था। तो वो मैंने 1 पॉइंट से लास्ट में विन किया, लास्ट 5 सेकंड। तो मज़र, आपके वजीरिस्तान की मिट्टी में ऐसा क्या है यार? बड़े टैलेंटेड लोग वहाँ से खास तौर पे स्पोर्ट्स को लेकर निकलते हैं। क्रिकेटर्स को तो छोड़ ही दें, गिनीज बुक वर्ल्ड होल्डर वहाँ से निकलते हैं। आप जैसे ताइक्वांडो प्लेयर्स गोल्ड मेडलिस्ट वहाँ से निकलते हैं। इतना यानी कि एक ऐसा बैकवर्ड, मैं उसको कहूँगा, इलाका है जहाँ पे उस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं है स्पोर्ट्स के लिए, यूथ को उतना सपोर्ट नहीं किया जाता, एजुकेशन का इतना ट्रेंड नहीं है। फिर जारी बात है वो मैदान जंग भी रहा है वो इलाका, ऑपरेशंस भी वहाँ पे रहे हैं, उसके बावजूद वहाँ से ऐसे टैलेंट का सामने आना, आई मीन इट्स वेरी सरप्राइजिंग। बेसिक फैक्टर क्या है और इसको बेहतर कैसे किया जा सकता है? जी देखिए, इस तरह अगर हमें स्टेट सपोर्ट करे जिस तरह ऑफिशियल ना बाकी लोगों को करती है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि हम ओलंपिक्स में भी मेडल्स ला सकते हैं और भी काफी सारे जो इंटरनेशनल इवेंट्स हैं उसमें इसी तरह के गोल्ड मेडल्स हैं। तो जिस तरह अपने इरफान भाई हमारे हैं, उन्होंने 100 प्लस वर्ल्ड रिकॉर्ड्स टाइम। जी बाकी भी हमारे जो माउंटेनियस एरियाज हैं वहाँ पे जितने भी हमारे प्लेयर्स अक्सर मार्शल आर्ट्स, इंडिविजुअल गेम्स, और अभी हमारे एक लड़का है उन्होंने नॉर्वे में भी पार्टिसिपेट किया फुटबॉल में। तो विदाउट एनी सपोर्ट कुछ कर रहे हैं, तो अगर हमें ऑफिशियल सपोर्ट की जाए और स्पॉन्सर किया जाए तो भी कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मुझे बताएं, थाईलैंड में हैं आप और इस चैंपियनशिप की कैसी तैयारी है और क्या उम्मीद है, इसमें भी मेडल लेकर आएंगे? जी इंशाल्लाह। असल में मैं किरोगी जो हमारी फाइट्स कैटेगरी है उसमें हूँ, तो पहले भी इंजरीज है, लेकिन इंशाल्लाह इसमें प्रिपरेशन अच्छी है, क्योंकि जो बाकी इंजरीज हम उसको भी रिकवर कर रहे हैं, साथ इंशाल्लाह परसों जो है उसमें कॉम्पीट करेंगे। तो आपने जैसा कहा कि कुछ बेसिक फैसिलिटीज अगर हमें दी जाए वजीरिस्तान के अंदर यूथ को, क्या इस वक्त बिल्कुल कुछ फैसिलिटीज नहीं है या मौजूद हैं? एक तो इस सवाल का जवाब दें, और दूसरा वो बेसिक फैसिलिटीज क्या हो सकती है? बीइंग ए प्लेयर, बीइंग एन एथलीट, आप क्या तफवीज़ करेंगे कि ये चीजें अगर हो जाएं बुनियादी सतह पे स्ट्रक्चर को लेकर तो चीजें बेहतर हो सकती हैं? थोड़ा सा बताइए। देखिए, अगर हम बाकी कंट्रीज को देखते हैं, उनके मतलब सेपरेट न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, ट्रेनर्स होते हैं, कोचेज होते हैं, सारे होते हैं, और मतलब ट्रेनिंग का उनका प्रॉपर जिम होता है, उनको सारी फैसिलिटीज होती हैं। वजीरिस्तान में ऐसा कुछ नहीं है, ना ही अप टू द मार्क चीजें हैं ना। जब आप बाहर कॉम्पीट करते हो तो यू नीड दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स, जिसमें ना आपको सब सके। अगर हमें इस तरह के मतलब हॉल्स वगैरह हो जिसमें हमारी प्रिपरेशन ऑफिशियली हो सके, और अंदर हमें मतलब डिफरेंट जो सी डाइट्स वगैरह हैं और डिफरेंट प्लान्स। तो मज़र थोड़ा सा चलें आउट ऑफ रूटीन बात कर लेते हैं थोड़ा सा। जब व्हेन यू वर अ किड, उस वक्त डेफिनेटली ये ख्वाब कहीं ना कहीं पल रहा होता है, ये ख्वाब पलता है, फिर एक सफ़र होता है, एंड देन यू चेज योर गोल्स। वजीरिस्तान की खूबसूरत सी पहाड़ियों में बाहर निकल जाते होंगे, बैठते होंगे। हैव यू एवर इमेजिन कि मैं एक दिन जाऊंगा एंड आई हिट द गोल्ड मेडल मलेशिया में जाके? कभी ऐसे सोचते थे? मुख्तलिफ थे बचपन में आप बाकी बच्चों से? क्या था, थोड़ा सा बताइए। जी बचपन में ये तो बहुत बड़ा ख्वाब था हमारा। जिस तरह हम बाकी मूवीज देखते थे तो उसमें पाकिस्तान का जो परचम है वो लहरा रहे होते थे, और जो से फर्स्ट पोजीशन लोग ला रहे होते थे। इस तरह मैंने रिसेंट जो टर्की में मेडल जीता था टर्किश ओपन में, उसमें भी इसी तरह की फीलिंग्स थी। वही मैं बचपन का जो था सोच रहा था कि वहां पे बैठे थे इस तरह के ना हम दोस्त सोच रहे होते थे काश हम भी इस तरह कोई कर सकते। तो जी बिल्कुल इस तरह की फीलिंग्स तो थी।
और काफी अच्छा लगता है जब आप अपनी कंट्री को बाहर प्रेजेंट कर रहे थे और आपको डिफरेंट प्रोटोकॉल्स और इस तरह की चीजें मिल रही होती हैं। और बस लास्ट 1 मिनट है, एक तो आप को हम हमारे साथ आप हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन जारी बात है आप भी अपनी मेहनत के अलावा इस कामयाबी का क्रेडिट किसी को ज़रूर देना चाहेंगे। आई बिलीव माइट बी योर कोचेज, योर टीचर्स, योर फैमिली, फ्रेंड्स, जिन्होंने भी आपको सपोर्ट किया, क्योंकि एक स्पोर्ट्समैन की ज़िंदगी में खुशी के लम्हात कम होते हैं और चैलेंजेस ज़्यादा होते हैं, वो सफ़र ज़्यादा करता है। तो आप इन दी एंड कुछ भी कहना चाहें इस हवाले से, एनीथिंग दैट यू लाइक टू ऐड? मैं जो अपनी सक्सेस है इसको बिल्कुल मैं अपने पेरेंट्स और जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन और मेरे सपोर्टर्स हैं, मैं इनको कहना चाहूँगा कि बहुत आई एम थैंकफुल टू देम कि जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया और मेरे लिए दुआ की, और मैं उनसे कहूँगा कि इंशाल्लाह मुझ पे इसी तरह वो इंशाल्लाह रिलाय करें, इंशाल्लाह मैं और भी मेडल्स लाऊंगा पाकिस्तान। इंशाल्लाह हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं और हर मेडल के साथ आपने इसी तरह हमारे पास आते रहना है ताकि हम उसे सेलिब्रेट करें मिलके ऑन टेलीविजन। थैंक यू वेरी मच मजहर, सच अ प्लेजर टॉकिंग टू यू एंड सच एन ऑनर टू हैव यू एज अ पाकिस्तानी विल पे। और ये सारे लोग अक्सर अपने वसाइल को इस्तेमाल करते हुए इंटरनेशनल कॉम्पिटिशंस में जाते हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, पाकिस्तान के लिए मेडल्स लेकर आते हैं, एंड अनफॉर्चुनेटली इनको अप्रिशिएट कहीं भी नहीं किया जाता। एक्सप्रेसो ऑलवेज ट्राइज कि इन लोगों को सामने लाया जाए, आपसे मुलाकात कराई जाए, और हंड्रेड्स ऑफ एथलीट्स ऐसे हैं अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे ऑन रिकॉर्ड क्रेडिट के ऊपर है, जिनको हमने आपसे मुतारिफ कराया। तो हम ये करते रहेंगे, आप भी इनको सपोर्ट करें बीइंग नेशन, ताकि हम और पाकिस्तान का नाम आगे लेकर जाएं। इमरान, अब ब्रेक पर जाने से पहले जरा मुझे बताएं, आप डिस्काउंट्स में इंटरेस्टेड होते हैं जब आप ग्रोसरी के लिए जाते हैं? बिल्कुल होता हूँ, क्यों नहीं होता, डिस्काउंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, और मैं तो ढूंढ रहा होता हूँ कि कहाँ पे मिले। तो बस आपको भी बताते हैं और अपने नाज़रीन को भी बताते हैं कि जो महंगाई का दौर चल रहा है इसमें तो जनाब हर चीज़ ही देखी जाए तो आवाम की पहुंच से दूर होती जा रही है, और इन मुश्किल हालात में इम्तियाज़ स्टोर जो है वो शहरियों के लिए आसानियां ला रहा है। और इस जश्न आज़ादी के मौके पर इम्तियाज़ स्टोर ने सार्फिन के लिए बड़े डिस्काउंट्स जो हैं वो फराहम करने के लिए पहल कर दी है, और आपने परेशान नहीं होना। पाकिस्तान भर में किसी भी इम्तियाज़ स्टोर से 15,000 की खरीदारी अगर आप करते हैं तो 25,000 या उससे ज़ायद का वाउचर आप हासिल कर सकेंगे। और मुल्क के 12 शहरों में इम्तियाज़ के 29 स्टोर्स पर सबसे बड़ी प्रोडक्ट रेंज भी मौजूद है। बिल्कुल, ग्रॉसरी की बात करें, गोश्त की बात करें, सब्जियां, फल, इलेक्ट्रॉनिक, फार्मेसी, कपड़े, मेकअप या कोई भी आपकी जो घरेलू अशिया हैं उन सबको आप अवेल कर सकते हैं। सब कुछ आपको इम्तियाज़ सुपर स्टोर पर मिलता है, और कीमत इनकी मुनासिब है, इंतहाई मुनासिब कीमत है। इम्तियाज़ स्टोर्स को इस वक्त बहुत पसंद किया जाता है आजकल, ये जो महंगाई का दौर है, चूँकि एवरीबडी लुक्स फॉर द डिस्काउंट्स, तो उनका एक बड़ा कलीदी किरदार है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि अब इस स्टोर पर जो आज़ादी का मौका, यानी कि जश्न आज़ादी है 77th हमारा जो यौम आज़ादी आ रहा है, इस पर इन्होंने अपने कस्टमर्स को महंगाई से आज़ादी के लिए फ्रॉम 9th to 18th अगस्त ये कैंपेन इसकी है, जिसको हम जिसके बारे में आपको आगाह कर रहे हैं। फ्री शॉपिंग जीतने का मौका है आपके पास, यानी कि फ्रॉम 9th अगस्त to 18th अगस्त आप किसी भी इम्तियाज़ स्टोर के ऊपर जब जाएंगे वहाँ पे 15,000 की शॉपिंग आप करेंगे, लकी ड्रॉ के जरिए आपको मिलेगा 25,000 का एक फ्री वाउचर। अच्छी ऑफर है वैसे, अगर निकल आए तो ज़बरदस्त है। इम्तियाज़ स्टोर्स कराची में है, लाहौर, इस्लामाबाद समेत 12 बड़े शहर हैं जिन्हें टोल्ड मौजूद हैं, और एक अच्छा एक्सप्रेस वे है, एक अच्छा एक्सपीरियंस है टुवर्ड्स शॉपिंग, और हर मौके पर अपने कस्टमर्स का ख्याल रखना ज़रूरी है। सो इसलिए आई होप कि ये ऑफर लोगों को बहुत हेल्प करेगी और मज़ा देगी अगर आप ये जीत जाते हैं तो। हाँ बिल्कुल, आपके फ़ायदे की खबर थी, हमने आप तक पहुँचा दी। इसके साथ ही हम ब्रेक लेंगे, आपने कहीं नहीं जाना, कुछ ही देर में वापस आएंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। राइट नाउ आपकी मुलाकात हमारे पास स्टूडियो में मौजूद है कौमी हीरो, उनसे करवाते हैं जो समंदर, दरिया, डैम्स और नहरों में होने वाले हादसात से आवाम को बचाने के लिए हमा वक्त तैयार होते हैं। गुज़िश्ता चंद सालों से मौसमी तब्दीलियों के पेश नज़र और बारिशों की बहुतात की वजह से पाकिस्तान के जो बहुत से इलाके हैं उनमें सैलाबी रैले आते हैं जो शदीद जानी और माली नुकसान का बाइस भी बनते हैं। और ऐसे सख्त हालात से ना तो आम शहरी निमट सकता है और ना ही हुकूमती और इमदादी टीमें। तो ऐसे में फिर पाक नेवी की माहिर गौताखोर डाइविंग टीमें शहरियों की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाते हैं, और पाकिस्तान का कोई शहरी समंदर, दरिया या नहर गर्ज किसी भी आफत में मुब्तला होता है तो ये टीमें बर वक्त पहुँचकर उसका तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाती हैं। और उनकी महारत की बात की जाए तो ये पाक नेवी के जवान हैं जिनकी ट्रेनिंग इतनी मयारी और मुश्किल होती है कि वो किसी भी चैलेंज से निमटने की सलाहियत रखते हैं। वी फील सो comfortable and relaxed somehow having Pakistan Navy around, one of the best professional forces in the
वर्ल्ड। और ये बात हमारे कहने की नहीं, हम तो बीइंग पाकिस्तानी तारीफ करेंगे, दुनिया इसकी मोतरफ है। और जितने कम रिसोर्सेज के साथ जितने बड़े एरिया को, खास तौर पे अगर हम मैरी टाइम सिक्योरिटी की बात करते हैं, पाकिस्तान नेवी, मैं वैसे देख के आया हूँ गवादर वगैरह के अंदर जो जिस तरह से पाकिस्तान नेवी सर्व कर रही है और जिन चैलेंजेस से मुकाबला कर रही है वो कमाल है। और दूसरी जानिब हमारा दुश्मन हर वक्त घात लगाए बैठा होता है। आई मीन फिर ऊपर नीचे जो भी वाकयात होते हैं, दे ऑलवेज दे प्रूवन कि भाई हम अलर्ट हैं, आप टेंशन ना लें किसी चीज़ की। हमारे साथ इस वक्त इस हवाले से लेफ्टिनेंट अमीर हमजा साहब मौजूद हैं, तमगा बसालत हैं, और वो सर्व करें पाकिस्तान नेवी के अंदर। एक तो इतना एक क्रिटिकल टॉपिक है, हमने कहा थोड़ा सा इसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे बात कर लेते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो क्या बता सकते हैं हमारे देखने वालों को। थैंक यू वेरी मच लेफ्टिनेंट हमजा, आप तशरीफ लाए, आपका बहुत शुक्रिया। आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? हमने तो बिल्कुल मुख्तसर सा तारुफ कराया, हमें मालूम है कि इससे बढ़कर चैलेंजेस भी हैं, सर्विसेज भी हैं। मैं चाहूँगा सबसे पहले आप अपनी टीम को लेकर, जो खास तौर पे जो गोताखोर टीम है, जो चैलेंजेस से निपटती है या जिसको इमरजेंसी के अंदर कॉल किया जाता है, बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसकी क्या हैं और हाउ इट वर्क्स बेसिकली, डाइविंग टीम कैसे काम करती है, ये बताइए। डाइविंग टीम पे काम करने, उनकी वर्किंग को जानने से पहले हम उनकी ट्रेनिंग एक्सपेक्ट को देखते हैं कि एक डाइविंग जो है वो वॉलंटरीली फोर्स है। नेवी में जवान वॉलंटियर करते हैं फॉर डाइविंग, उसके बाद उनका बेसिक कोर्स किया जाता है जिसके अंदर उनको डिफरेंट किस्म की कंटीजेंसीज से निपटना, उनको काउंटर करना और दैट टू के वो फिर जो उनका मिशन है उसको वो अकम्प्लिश करें। तो वो उनकी ट्रेनिंग का एक बड़ा इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है जिसमें वो अपनी ट्रेनिंग में ये सब कुछ सीखते हैं कि उन्हें जब वो डाइविंग ऑपरेशन के लिए जा रहे हैं तो किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है और उनको उन्होंने कैसे टैकल करना है। तो डाइविंग सबसे पहले डाइविंग कोर्स होता है, उसके बाद उनकी ऑन फील्ड ट्रेनिंग होती है और उसके बाद फिर ट्रेनिंग का सिलसिला कंटिन्यू रहता है। वो डे बाय डे मजीद इंक्रीज होता जाता है। पहले बेसिक लेवल की ट्रेनिंग होती है, उसके बाद एडवांस लेवल की ट्रेनिंग उन्हें करवाई जाती है। फिर वो ऑपरेशन एरिया में या फ्लड रिलीफ में या कोई भी ऐसा नेचुरल डिजास्टर आता है उसमें वो फिर अपना एक्ट करते हैं। ओके। और जिस तरीके से आपने कोर्स और ट्रेनिंग की बात की कि वो उसके साथ साथ ही उनकी तैयारी भी कराई जाती है और जिस तरह से हालात होते हैं आवाम को रेस्क्यू करने में मदद मिलती है, तो बताएं अभी तक के कौन से ऐसे मेजर ऑपरेशंस हैं जो किए हैं पाक नेवी ने? अभी तक बहुत सारे मेजर ऑपरेशंस हैं जो पाकिस्तान नेवी ने किए हैं। वो कौमी सतह पे भी और बैनुल अक़वामी सतह पे भी किए हैं। कौमी सतह में इस साल 2024 में अब तक पाकिस्तान नेवी ने 12 रेस्क्यू ऑपरेशंस किए हैं जिनमें 19 डेड बॉडीज़ थी, उनमें से 12 ही रिकवर हुई हैं। तो पाकिस्तान नेवी ने इसी तरह इंटरनेशनली जब सुनामी आया था उसमें श्रीलंका, मलेशिया, इंडोनेशिया में असिस्टेंस प्रोवाइड की थी, श्रीलंका में की थी, यमन में की थी। तो पाकिस्तान नेवी बोथ लोकली और इंटरनेशनली अपनी सर्विसेज ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस में प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, आपने जो कि ट्रेनिंग की बात की, तो ट्रेनिंग स्टैंडर्ड्स हमारे क्या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के बिल्कुल मुताबिक हैं? हम कहाँ स्टैंड करते हैं अगर हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की बात करें? ट्रेनिंग में अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ट्रेनिंग बहुत अच्छी है। हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को कम्पीट करते हैं और कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिसमें हम इवन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को कम्पीट भी करते हैं। तो ट्रेनिंग में हमारे जवान बेसिक ट्रेनिंग से लेके एडवांस ट्रेनिंग और फिर फील्ड का ऑपरेशन, वो सारे उनकी ट्रेनिंग का पार्ट रहते हैं और उनको हर वक्त जो है वो ट्रेनिंग के एक साइकिल में ही रहते हैं, चाहे वो कोई ऑपरेशन कर रहे हैं या नहीं कर रहे। डेली बेसिस पे उनकी एक्सरसाइजेज होती हैं जो उनकी ट्रेनिंग को और उनकी कैपेबिलिटीज को उम्मीद तौर पे तो हमारे जो दीगर सिविल के इदारे हैं वो काम कर रहे होते हैं, एनडीएमए वगैरह के लोग काम कर रहे होते हैं रेस्क्यू करने के लिए, रेस्क्यू के लोग काम कर रहे होते हैं। नेवी के गोताखोरों की जरूरत, क्योंकि मुझे लगता है कि ये ओबियसली दिस इज द लास्ट रिजॉर्ट, कोई बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन होती है, जैसे फौज के कमांडोज को कॉल किया जाता है एट सर्टन लेवल। आई बिलीव कि नेवी की जो डाइविंग टीम्स हैं उनको भी उसी वक्त कॉल किया जाता है व्हेन देयर इज एन एक्सट्रीम सिचुएशन। तो वो कौन सा मरहला या कौन सा लम्हा होता है जिस पे नेवी को कॉल किया जाता है और फिर नेवी अपनी सर्विसेज देती है? ऐसा नहीं है कि बिल्कुल लास्ट रिजॉर्ट पे ही नेवी को कॉल किया जाए। बहुत सारी ऐसी जगह हैं, ऐसे इलाके हैं जहाँ पे सिविल गवर्नमेंट के इदारे मौजूद नहीं हैं या उस तरह से एक्सेस नहीं है, जैसे रूरल एरियाज़ हैं सिंध के, वहाँ पे नेवी पूरी कोस्टल बेल्ट पे अवेलेबल है। और उस कोस्टल बेल्ट पे नेवी की अवेलेबिलिटी की वजह से उन्हें बहुत जल्दी रेस्क्यू नेवी की तरफ से फ्राहम किया जाता है। और नॉर्मली क्या होता है कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन
अप्रोच करती है। जिसका कोई इंसिडेंट हुआ है वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को अप्रोच करते हैं और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन फर्दर पीडीएमए थ्रू एनडीएमए और सिविल गवर्नमेंट, सिविल डीसी डिपार्टमेंट, एसी डिपार्टमेंट, वो नेवी को कॉल करते हैं, नेवी को रिक्वेस्ट करते हैं। तो समटाइम्स यू पीपल वर्क एज फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स एज वेल? जी बिल्कुल, यानी कि आप इस पे भी करते हैं अगर आपके पास? जी बिल्कुल, फर्स्ट रिस्पॉन्डर भी करते हैं। जैसे मैंने ब्रीफ किया कि इंटीरियर सिंध में, गवादर में, बलोचिस्तान में, वहाँ पे नेवी फर्स्ट रिस्पॉन्डर ही रही है हमेशा। अच्छा, और ये भी कि अगर उस काम की तरफ आते हैं तो ऑपरेशन अगर कोई भी हो तो कितना डीप जो है, कितनी ज़्यादा गहराई में जाया जाता है और इक्विपमेंट मेजर कौन सा होता है जो साथ कैरी किया होता है आप लोगों ने? पाकिस्तान नेवी के डाइवर्स 60 मीटर डेप्थ तक जाने की कैपेबिलिटी रखते हैं। 60 मीटर डेप्थ पे वो अपना ऑपरेशन कंडक्ट कर सकते हैं विद स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट। और उसके लिए जैसे जैसे स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट बढ़ता है तो डेप्थ बढ़ती जाती है। एट टाइम्स नाउ अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान नेवी कैपेबल है कि वो 60 मीटर तक अपने ऑपरेशंस कंडक्ट कर सकती है। अच्छा, दैट्स रियली ग्रेट। अभी ये भी बताइए कि पाकिस्तान की जो डिफरेंट टेरेन्स हैं, डिफरेंट एरियाज़ हैं, दे आर वेरी टफ टू ऑपरेट। आई मीन बड़ा मुश्किल, और ख़ासतौर पर फ्लड्स के अंदर व्हेन इट कम्स टू रेस्क्यू बहुत मुश्किल हो जाता है। उसमें क्या मैकेनिज्म क्या है, हाउ पाकिस्तान नेवी वर्क्स? इसमें क्या फर्स्ट टीयर, सेकेंड टीयर, थर्ड टीयर ऐसे होता है? इसका मैकेनिज्म क्या है, कैसे काम करता है? जब भी नेचुरल डिजास्टर आता है तो पाकिस्तान नेवी ऑपरेशन मदद को लॉन्च करती है। ऑपरेशन मदद जैसे नाम से ही जाहिर है कि वो आम अवामुन नास की मदद के लिए वो ऑपरेशन होता है। और उस ऑपरेशन में हमारी रीजनल रेस्क्यू टीम्स अवेलेबल हैं जो डिफरेंट रीजन्स पे लोकेट करती हैं। जैसे ही हमें पता चलता है तो फिर उसके फेजेस हमने डिसाइड किए हुए होते हैं। प्री डिज़ास्टर फेज़ है जिसमें हम प्रोएक्टिव मेजर्स लेते हैं, प्रिकॉशनरी मेजर्स लेते हैं, लोगों को समझाते हैं और उस इलाके में जाके काम करते हैं। और डिज़ास्टर फेज़ है जिसमें ड्यूरिंग डिज़ास्टर रेस्क्यू किया जाता है, जिसके अंदर रेस्क्यू होता है। उनके आईडीपीज़ जो इंटरनली डिस्पर्स्ड लोग होते हैं उनको शेल्टर प्रोवाइड किया जाता है, फ्लड रिलीफ में काम किया जाता है, मेडिकल फैसिलिटीज़ दी जाती है, फूड शेल्टर दिया जाता है। और उस तरह पोस्ट डिज़ास्टर फेज़ होता है जिसमें पोस्ट डिज़ास्टर के बाद हम क्या किस तरह से उनकी हेल्प कर सकते हैं। तो ये एक पूरा मैकेनिज्म है जो डिफाइन है। जैसे ही कहीं पे इंसिडेंट होता है, रिसेंटली अभी अप्रैल में गवादर में फ्लड आया था तो उसमें पाकिस्तान नेवी ने एज ए फ्रंट लाइन काम किया था। और इसी तरह दादू सिंध में आता है फ्लड, उसमें 2021-22 में पाकिस्तान नेवी की टीम्स गई थी। आई माई सेल्फ वॉज अ पार्ट ऑफ दैट टीम। और केटी बंदर जाती, ये सारे जो सिंध और बलोचिस्तान के एरियाज़ हैं इनमें करते हैं। फिर अगर हम नॉर्थ में जाएं तो गिलगित में अभी रिसेंट ऑपरेशन हुआ था रेस्क्यू का, जिसमें हमारा एक जवान अमार वो अपना वलीमा छोड़ के गया था और उसने एक बच्चे की बॉडी को रिकवर किया था। तो ये सारे और अब तो आई बिलीव क्लाइमेट चेंज के इस फैक्टर के बाद, इस एलिमेंट के बाद आपका काम, आपके चैलेंजेस ज़्यादा बढ़ गए जी, क्योंकि पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा चैलेंजेस हैं इसके। क्लाइमेट चेंज एक ग्लोबल मसला है। ग्लोबल वार्मिंग में इंक्रीज जिस तरह हो रहा है और चैलेंजेस पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अभी मॉनसून के सीजन्स पहले एक स्पेसिफिक टाइम के लिए होते थे, अभी वो प्रोलॉन्ग होते हैं और वो डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में आते हैं। तो उस सिचुएशन में हमारी टीम्स जो हैं वो हमेशा रेडी रहती हैं। तो आपके भी चैलेंजेस तो बढ़ जाते हैं जी बिल्कुल। इसके साथ साथ चैलेंजेस पाकिस्तान नेवी के लिए, हमारे डाइवर्स के लिए, रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए बिल्कुल बढ़ जाते हैं। तो जो लोग इसमें कुछ अट्रैक्शन देखते हैं, खास तौर पे हमारी यूथ टू बी अ पार्ट ऑफ दिस, वेयरिंग दिस वाइट यूनिफॉर्म एंड टू बी अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान नेवी, उनके लिए आप लेफ्टिनेंट हमजा क्या कहेंगे? उनको आई मीन हाउ कैन दे, और उनके लिए क्या अट्रैक्शन है? चैलेंजिंग तो है, डेफिनेटली है। बिल्कुल चैलेंजेस तो दुनिया की हर फील्ड में अवेलेबल है। आप कुछ भी काम कर रहे हैं उसमें भी एक चैलेंज है। बट पाकिस्तान नेवी की ट्रेनिंग इस तरह से होती है कि वंस आपको कोई चैलेंज आता है तो आपने इतना हिम्मत और हौसला होता है कि आप उस चैलेंज को ओवरकम कर सकते हैं, आप उसके काउंटर मेजर्स ले सकते हैं। तो बेसिक ज़िंदगी में मेरे यूथ को भी यही मेरी एडवाइस है कि अपने आप को इस कैपेबल करें कि चैलेंजेस आएँ और आप उनको कैसे ओवरकम कर सकें। आजकल के दौर में चैलेंजेस हर फील्ड में हैं, हर जगह पे हैं। तो कामयाब वही शख्स है जो उन चैलेंजेस को ओवरकम कर सके और उन चैलेंजिंग सिचुएशन में वो परेशान ना हो। सो बाय द वे, व्हाट मोटिवेट्स यू टू स्टे अ पार्ट ऑफ इट? एंड क्योंकि आपने कहा कि वॉलंटियर करते हैं लोग टू बी ए पार्ट ऑफ दिस डाइविंग टीम, ऑब्वियसली एक चैलेंज है जो आप अपने लिए लेते हैं। जॉब में तो यूजुअली लोग कंफर्ट ढूंढते हैं, इस जॉब में कंफर्ट मुझे तो कहीं नजर नहीं आता। तो व्हाट मोटिवेट्स यू एक्चुअली, जो आपको ज्यादा बेहतर करने के लिए या आपके दोस्तों को, साथियों को, कोलीग्स को करता है? उसमें सबसे नंबर 1 पे चीज़ तो ये है कि ये मोर चैलेंजिंग है, और चैलेंजेस जिस काम में हो तो उसे करने में भी आपको ज़्यादा अच्छा मज़ा आता है, आप ज़्यादा कॉशियस होकर उसे करते हैं। और सेकेंडली
डाइविंग एक ऐसी फील्ड है जिसमें आप लोगों की मदद कर रहे हैं, किसी की जान बचा रहे हैं। अगर किसी को इवन किसी की डेड बॉडी, उसकी डेथ हो गई है सी में, इट इज़ बेटर कि उसकी डेड बॉडी रिकवर हो जाए और उसके घर वालों को एक सुकून मिल जाए, रादर कि उसकी डेड बॉडी ही रिकवर नहीं हुई और वो एक सवालिया निशान है। तो ये एक मोटिवेशन है कि किसी की हेल्प करना, किसी के हेल्प आउट आना और इंसानी जान को बचाना। एंड वन लास्ट थिंग, जीपीएस डिवाइसेस, टेक्निकल चीज़ें चाहिए होती हैं, टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ह्यूमन रिसोर्स के साथ। तो पाकिस्तान नेवी आई बिलीव उस पर भी फोकस्ड है, इसके बारे में लास्ट में हमें बता दीजिए। जी, पाकिस्तान नेवी बिल्कुल, बिकॉज व्हेन यू आर इन अ सर्च ऑपरेशन, पानी के अंदर सिचुएशन इमरजेंसी ऐसी होती है तो बड़ा टफ होता है। तो लास्ट हमें इस पर आप बता दीजिए। पाकिस्तान नेवी बिल्कुल कैपेबल है और इस पर डे बाय डे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की जा रही होती हैं। जैसे ही एक रेस्क्यू ऑपरेशन कॉल किया जाता है तो उसमें सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि उस एरिया को जानना, उस टेरेन को जानना और जिस जगह पे हादसा हुआ है उस जगह को एनालाइज करना। और ये बताने में बहुत ज़्यादा लंबी चीज़ें लगती हैं, बट ये एक बड़ी क्विकली इस पे काम हो रहा होता है। तो वंस ये सारी चीज़ें एनालाइज हो जाती हैं तो डाइविंग टीम्स अपना ऑपरेशन स्टार्ट करती हैं और वो नीचे कहीं मडी एरिया तो नहीं है, वो मड में तो नहीं धंस गई बॉडी, कोई पत्थर तो नहीं है, डैम्स में कल्टीवेशन होती है, फास्ट फ्लोइंग वाटर होता है। कीपिंग योर ओन सेफ्टी इन व्यू आपने अपने ऑपरेशन को करना है। वी कैन अंडरस्टैंड, लेकिन करने को ऑब्वियसली इट्स नॉट एन इजी थिंग टू डू। थैंक यू वेरी मच, आप आए, हमें बहुत अच्छा लगा। वी ऑलवेज लव टू टॉक अबाउट द स्किल्स ऑफ आवर फोर्सेस, जिस तरीके से वो सर्व करें, लेकिन जब हम इन डिटेल्स जाते हैं ना, प्रैक्टिकली लाइव्स को देखते हैं तो फिर हमें ज़्यादा समझ आती है, फिर अच्छा लगता है बात करना। सो वो कहते हैं ना कि आप सुकून से सोएं, आपकी आर्मी जाग रही है, तो ये ऐसा ही कुछ है यहाँ पे भी। थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग लेफ्ट हमजा तमग़ बसालत, आप हमारे साथ मौजूद थे। वी टॉक्ड अबाउट पाकिस्तान नेवी, बात करते रहेंगे हम। फिर वक्त एक ब्रेक लेते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, ब्रेक पर जाते हैं। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में खुशामदीद और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की बात करते हैं, जिन्होंने पौधा लगाकर मानसून शजरकारी मुहिम जो है उसका आगाज़ कर दिया है और हर कोई इसमें हिस्सा ले रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी और सूबाई महकमों को हिदायत हैं कि मुल्क भर में मानसून सीज़न में 10 करोड़ दरख्त लगाए जाएंगे और दरख्तों से आबोहवा और कुदरती हुस्न में इजाफा होगा। पौधे लगाने से मौसमियाती तब्दीलियों से बचा जा सकेगा और शहबाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि दरख्त लगाने से न सिर्फ पाकिस्तान मजीद खूबसूरत होगा बल्कि मौसमी तब्दीली के बायस जो पाकिस्तान 2022 में बुरी तरह मुतासर हुआ था, पौधे लगाने से फ़ज़ाई आलूदगी में भी काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ने वाला है। अच्छा, एक तो ये प्राइम मिनिस्टर साहब को ना थोड़ा आम शहरियों के बीच में ये करना चाहिए। हाँ। मुझे ऐसा लगता है इस तरह की तकारीब सरकारी तौर पर मैंने तो इतनी कवर भी की हैं, देखी भी हैं। वैसे ही ना एक बंदे को हम सेकंड क्लास सिटीजन लगते हैं ऐसे देख के, जब प्राइम मिनिस्टर साहब बड़े प्रोटोकॉल में एम्बेसडर्स और वुज़रा के दरमियान, ये ट्रेल 5 का इलाका है मेरे ख्याल में, जहाँ पे वो पौधा लगा रहे हो, खड़े नजर आते हैं, तो आम शहरियों के के साथ प्राइम मिनिस्टर हाउस से बता रहे हैं, तो आम शहरियों के बीच में ऐसी एक्टिविटी करें ताकि लोग मोटिवेट और आम शहरियों की तरह करें। हाँ, आम शहरियों की तरह करें। वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर भी प्राइम मिनिस्टर्स बाहर निकलते हैं, अगर उन्होंने मैसेज देना है क्लाइमेट को लेकर तो वो उस तरह के एटमॉस्फेयर के अंदर नजर आते हैं ना, एक प्रोटोकॉल में नजर नहीं आते। और बाकी मैसेज अच्छा है, इस पर अमल होना चाहिए डेफिनेटली, और इंटेंशन के साथ आप ऑफ एंड ऑन इस पर बात करते रहें, जो कि सिर्फ एक दिन के ऊपर एक तकरीब जो वुज़रा के लिए, प्राइम मिनिस्टर के लिए सजाई जाती है, उसका इंपैक्ट आम लोगों पर नहीं आता है। लाइफ स्टाइल का हिस्सा बनाएंगे बड़े लोग जिनका इंपैक्ट है, तो फिर शायद इसको। लेकिन हम अपने तौर पे आपसे कहते हैं कि एक पौधा जरूर एक पौधा जरूर लगाइए अपने हिस्से का, ताकि आप उसे याद रख सके। इसके साथ ही प्रोग्राम आज के लिए खत्म होता है। कोई गलती कोताही हुई तो माफ कर दीजिएगा, क्योंकि हमने कल फिर आना है ना। आपसे कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।